Hello students. So today we are starting a new chapter that is chemical reaction and equations. अब इस चैप्टर में अपन क्या देखेंगे कि केमिकली रिएक्शंस कैसे अकर होती हैं और उसको लिखते कैसे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखते कैसे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में अपन इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, तो आपको फॉलोइंग सिचुएशन दिया हुआ है आपकी जो डे टू डे लाइफ में होता है उसमें देखते हैं. पहले अगर आप रात भर मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रख दोगे गर्मी के टाइम पे तो क्या होगा, फट जाएगा. आयरन का तवा है, सबको आप ह्यूमिड प्लेस पे रख दोगे तो क्या हो जाता है, जंग लग जाती है. ग्रेप्स भी जो होते हैं वो सड़ जाते हैं. अगर आप पका हुआ खाना कैसे पक रहा है वो सब देखे होंगे तो ये एक रिएक्शन हो रही है, अपना खाना कैसे पच रहा है, कैसे अपन रेस्पायर कर रहे हैं, कैसे अपन सांस ले रहे हैं, इन सब के बीच में क्या हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है, तभी तो ये सारी प्रोसेसेस चल पा रही हैं. तो इस चैप्टर में अपन वही देखेंगे केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं. ठीक है, तो ये कुछ अपने को अपन पढ़ चुके हैं कि इनिशियली सब्सटेंस क्या होते हैं, कुछ चेंज हो रहे हैं, तभी तो मतलब जो पहले इनिशियल कुछ था पर फाइनल में अपने को कुछ और मिल रहा है, तो मतलब सब्सटेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस आया है. ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. केमिकल चेंजेस देख चुके हैं और केमिकल चेंजेस भी देख चुके हैं. अपन केमिकल चेंजेस कब बोलेंगे कि कोई भी रिएक्शन में केमिकल चेंज हुआ है, जब वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगी तभी तो उसमें कुछ केमिकल चेंज होगा. ठीक है, जैसे अपन कभी आयरन को रख देते हैं मॉइस्चर उसमें तो वो जंग लग जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ लेयर या कुछ ना कुछ एयर के साथ आयरन रिएक्ट किया होगा तभी तो उसमें जंग लगा हुआ है. ठीक है, जैसे अगर अपन मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम का रिबन अगर अपन लें, उसको बर्न करेंगे, किसके साथ बर्न करेंगे मतलब जलाएंगे उसको, तो उसकी वजह से अपने को क्या मिलेगा, वाइट फ्लेम मिलेगा. ठीक है, वाइट कलर का फ्लेम मिलेगा और वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा. इस पाउडर को क्या बोलेंगे अपन, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मतलब मैग्नीशियम को, एक अपन ने मैग्नीशियम का वो लिया और उसको एयर के प्रेजेंस में जलाया, एयर के प्रेजेंस में जलाया तो वो क्या काय में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक क्या था, वाइट पाउडर था. तो एक केमिकल, ऑब्वियसली एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी तभी तो कुछ और था और मिल कुछ और गया. ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक रिएक्शन हुई होगी किसके बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, आप लोग एक बार पढ़ लेना कि एक्चुअली वो क्या है. बस आपको चेंजेस बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में कैसे चेंजेस हो सकते हैं. तो अपन बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है जब किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हुआ हो. ठीक है, उसमें कलर चेंजेस आए हुए हैं, कोई सी भी गैस लिबरेट हुई होगी, मतलब कुछ रिएक्शन करने में कोई सी गैस निकली होगी तो अपन बोल सकते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी, या किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, उस सब को क्या बोल सकते हैं कि अपन, ये सब चीज़ें अगर हुई होंगी तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है. ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं पहले केमिकल इक्वेशन से. एक्चुअली अपन केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो अभी अपन ने देखा था, अभी आगे अब स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम है वो एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, मतलब ये दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं तभी तो तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया. और प्रोडक्ट क्या मिल गया अपने को, मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट मिल गया. तो एक ये क्या हो गया, अपन ने जब बता दिया कि दो चीज़ आपस में मिलकर तीसरी चीज़ बना रही है, या तीन भी चीज़ मिलकर चार चीज़ बना सकती है, ऐसा भी हो सकता है. मान लो एक चीज़ टूट गई तो दो चीज़ बन गई, ऐसा भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं हमेशा कोई चीज़ जुड़े. तो दो चीज़ अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया कि दो चीज़ें मिल रही हैं और एक चीज़ बन रही है. अपन पहला अबव एग्जाम्पल ले रहे हैं तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम गिव राइजेस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये एरो क्यों बनाया अपन ने, कि ये बता रहा है कि ये दोनों मिलकर ये चीज़ बना रहे हैं. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एक केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जब अपन इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, अपना रिएक्टेंट हो गया, और राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया. अगर इसके आगे मान लो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर हाइड्रोजन गैस भी निकला होता तो यहाँ पे मैं प्लस के फॉर्म में ही बताऊंगी कि ये चीज़ भी साथ में निकली. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बस एक ही चीज़ हो, दो भी चीज़ हो सकती हैं. ओके,
तो अब देखते हैं कि अपन केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। ये तो अपन ने बता दिया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अब लिखते हैं कैसे हैं वो देखते हैं। तो अभी अपन ने क्या लिखा था, मैग्नीशियम पूरा प्लस ऑक्सीजन पूरा लिखा था, गिव राइजेस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पूरा लिखा था। पर इसको अपन सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी वजह से अपनी जो रिएक्शन है वो जो इक्वेशन है वो ईजी हो जाती है, फार्मूला की वजह से अपन ईजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम को अपन Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, वो दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, MgO अपने को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन ने क्या लिख दिया, एक बैलेंस्ड एक इक्वेशन लिख दिए एज अ फार्मूला के फॉर्म में, वहाँ पे अपन ने रिटन फॉर्म में लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैग्नीशियम कितना है, एक है इस साइड, और इस साइड भी कितना है, एक है। बट ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, दो हैं, और इस साइड क्या है, एक ही है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड नहीं है। इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस क्या होता है कि जितने एटम्स या जितने मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर LHS साइड है, उतने ही एटम और उतने ही मॉलिक्यूल RHS साइड पे भी होने चाहिए। तो अब अपन देखते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि मास को कभी भी अपन बना नहीं सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही उसको मिटा सकते हैं। तो वैसे ही केमिकल इक्वेशन में भी यही होता है कि आप अगर कोई भी रिएक्टेंट जितने LHS साइड पे हैं, उतने ही एटम्स और मॉलिक्यूल RHS साइड पे होने चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, किसका, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो इसको अपन ने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, तो Zn प्लस H2SO4 गिव राइजेस टू ZnSO4 प्लस H2। तो अब अपन इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं कि LHS कितने हैं और RHS पे कितने हैं, और ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं Zn से। Zn कितना है, इस साइड LHS साइड एक है, और RHS साइड भी कितना है, एक है। तो Zn तो बैलेंस है। फिर अपन देखते हैं H2 का, तो H मतलब H2 नहीं H, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, LHS में RHS में भी दो हैं। फिर देखते हैं सल्फर, सल्फर भी LHS में दो हैं, एक है, और RHS में भी एक है। ऑक्सीजन देखते हैं तो 4, दोनों साइड 4 है। तो ये केमिकल इक्वेशन जो है अपने को बैलेंस्ड मिलती है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, Fe प्लस H2O गिव राइजेस टू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे LHS साइड पे कितने हैं, एक Fe का एटम है, ठीक है, और इस साइड कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन कितने, इस साइड 2 हैं, यहाँ पे भी 2, मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, और यहाँ पे कितना है, 4। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। तो अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं वो देखते हैं, स्टेप वाइज मैनर में देखेंगे। पहले तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, किसी भी चीज़ को बिना छेड़े उसके आसपास क्या बना लिया, अपन ने बॉक्स बना लिए। जो रिएक्शंस थी उसके आसपास क्या लगा दिए, बॉक्स। मतलब अपन ने कुछ नहीं देखा कि क्या बैलेंस है कि नहीं है, सबके अलग अलग बॉक्स बना दिए। अब अपन देखते हैं LHS में कितने हैं और RHS में कितने एटम्स हैं। तो अपन आयरन से स्टार्ट करें, Fe, तो अपन को दिख ही रहा है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन 2 और 2 हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन 1 और 4, ये अपन देख चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपन ने ये देख लिया कि किस साइड कितने एटम है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका सबसे बड़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स आपको दिख रहे हैं, वो वाली चीज़ उठा लो। जैसे Fe इक्वेशन देखते हैं अपन, क्या है इक्वेशन, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे ज़्यादा एटम किस पार्ट में दिख रहे हैं आपको, सबसे ज़्यादा एटम इसमें दिख रहे हैं। Fe के भी 3 हैं, ऑक्सीजन के भी 4 हैं। तो अपन ने पहले इसको ले लिया और इसको बैलेंस करने की कोशिश की, ठीक है। तो इनिशियली Fe3O4 में 4 थे और वाटर कितना था, 1 था। तो 1 इंटू बैलेंस करने के लिए अपने को 4 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अभी आयरन नहीं देख रहे हैं अपन, किसका बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन में यहाँ पे 4 थे,
और यहाँ पे कितना था, 1 था। तो बैलेंस करने के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। अभी तो अपना ऑक्सीजन का काम हो गया। अब काय का देखते हैं कि हाइड्रोजन और Fe अभी भी अनबैलेंस्ड है। अब कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, पहले अपने हाइड्रोजन बैलेंस थे, पर ये 4 लगाने की वजह से हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 इंटू 2, ये 2 पहले से लिखा है तो इसमें इंटू करेंगे, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। और यहाँ पे कितने बचे, 2। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, 8 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। पर अभी भी अपना ये 4th स्टेप में किया अपन ने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कितने हो गए थे, 8 हाइड्रोजन हो गए थे। यहाँ पे पहले से 2 थे, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन आपके बैलेंस हो गए। अब क्या बचा अपना अनबैलेंस्ड, अभी आयरन अनबैलेंस बचा है, ठीक है। LHS साइड पे कितना आयरन है, 3 आयरन है, यहाँ पे कितना है, 1 ही, तो यहाँ पे अपन 3 लगा देंगे, ठीक है। तो ये अपन ने 3 लगा दिया। अब अपन देखते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन जो अपन ने चेंजेस करे हैं, जो केमिकल इक्वेशन अब बनी है अपनी, वो बैलेंस है कि नहीं है। तो अपन देखेंगे 3 Fe यहाँ पे, 3 Fe यहाँ पे, ठीक है। Fe तो बैलेंस हो गया। 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। ये 4 जो लगा हुआ है वो दोनों के लिए कॉमन है, ओके। तो ये 4 ऑक्सीजन के लिए भी हो गया और हाइड्रोजन के लिए भी हो गया। अब इसमें अपन को एग्जैक्टली पता तो नहीं था कि कौन सा क्या लगा रहे हैं, अपन नंबरिंग करके देख रहे थे कि हाँ यार इसमें यहाँ लगा देंगे, इतना 4 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, 3 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो अपन ने हर एक नंबर को लगा कर देखा। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ऐसी मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब एक लास्ट स्टेप दिए हैं, 7th स्टेप। 7th स्टेप में उन्होंने क्या बोला है कि आप फिजिकल स्टेट, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए किसी भी केमिकल इक्वेशन की, तो आप उसका फिजिकल स्टेट लिख दो। फिजिकल स्टेट मतलब कि वो गैस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस है, सॉलिड है, क्या है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाटर के साथ घुला हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। एक सॉल्यूशन बना दे, तो वो सब आप डिफाइन कर दोगे तो आपको और अच्छी क्लियर केमिकल इक्वेशन मिलेगी। जैसे यहाँ पे आयरन कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, वाटर कौन से फॉर्म में, गैस। अब आप पूछोगे वाटर तो लिक्विड ही होता है, यहाँ पे गैस क्यों दिया है। गैस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में अपन ने वाटर को स्टीम के फॉर्म में लिया है, मतलब भाप के फॉर्म में लिया है। भाप तो गैस ही होती है ना, इसलिए यहाँ पे गैस दिया हुआ है। Fe3O4 भी क्या बना अपना, गैस, और H2 भी क्या हो गई, गैस हो गई, ठीक है। ये कुछ अब अपन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में या तो टेम्परेचर भी, कुछ टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, डिफाइनाइट टेम्परेचर पे भी, डिफाइनाइट प्रेशर भी दे सकते हैं केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, या फिर कुछ कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो भी अपन ने यूज़ किए, टेम्परेचर, प्रेशर जो भी है, वो अपन क्या पे लिखते हैं, इस एरो पर लिखते हैं। आपको ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे CO reacts with H2 give rises to CH3OH। इस पे प्रेशर कितना लिखा है, 340 atm। तो अपन ने इतने प्रेशर पे ये रिएक्शन हुई होगी, ठीक है। 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर होता है। अपने को क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है एक्वस फॉर्म में, और ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब यहाँ पे सनलाइट एज अ टेम्परेचर परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। ये एंटेक्स क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है। थैंक यू।